C1 को सॉल्व करते हैं पहले, पार्ट 1 का C1। पार्ट 1 के C1 में मुझे गिवन है that is which state of triply ionized beryllium has the same radius as that of the ground state of hydrogen atom। ठीक, अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम के लिए तो ग्राउंड स्टेट में ये होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम यूनिट, है ना। तो अपन को ये बताना था कि भाई किस स्टेट में, अब बेरिलियम आयन की बात कर लेते हैं, तो बेरिलियम आयन का रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस तो हाइड्रोजन एटम है, ये तो ये हो गया, तो इसका रेडियस अगर अपन लिखेंगे ना तो इट विल बी लाइक दिस, दैट इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ना इस केस में तो ग्राउंड स्टेट में एन तो 1 था, अपन इसको ऐसे कर सकते हैं भाई एन स्क्वायर बाय जेड, ये भी आर्मस्ट्रांग यूनिट है वो भी आर्मस्ट्रांग यूनिट है, तो सेम रेडियस लिखना है, मतलब अपन को इन दोनों को इक्वेट करना था। इसमें ग्राउंड स्टेट था, ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया कि 1 एन का वैल्यू, तो मेरे पास क्या बन गया 1 बाय जेड विल बी इक्वल टू, अपन यहां इक्वेट कर देते हैं उसको, एन स्क्वायर बाय जेड। तो इसके लिए तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के लिए ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन बेरिलियम के लिए तो ये 4 होगा ना, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट एन विल बी इक्वल टू 2, ये अपना आंसर हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो और उसके बाद फिर अटेम्प्ट करो, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। चलो कर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। मैं कैसे पढ़ूंगा और क्या बताया आपको, आप उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करो। कंसिडर बोर थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है भाई, बोर थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम अपन ने एमवीआर लिखा था, अपन C3 की बात कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम एमवीआर, ये द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट रेडियस एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth शेल इज दिस, तो mvr इज इक्वल टू NH/2π लिखा था अपन, r अपन को पता है r इज इक्वल टू होता है 0.529 को अपन a नॉट लिख लेते हैं इनटू n स्क्वायर बाय z, मतलब इस वैल्यू को मैंने क्या कर दिया a नॉट लिख लेता हूं मैं, बोर रेडियस को, है ना। फिर उसके बाद अपन कहते हैं कि भाई इसमें और क्या वेलोसिटी भी लिखा हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन को पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z बाय n, ये होता है। तो अब अपन को क्या गिवन है कि ये रिप्रेजेंटेशन है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन आप L से कर लो, इसका रिप्रेजेंटेशन आप किससे करो R से कर लो, और वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन आप V से कर लो, कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू n टू द पावर ऑफ x। ठीक है, अपन वो कह रहे हैं कि भाई इन सबको ना आप मल्टीप्लाई करके मुझे L इंटू आर इंटू वी करके n का पावर x लो और उसे बता दो क्या होगा। सो वो कह रहा है कि भाई अगर अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो अपन प्रोपोर्शनल ही ले लेते हैं, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, z हाइड्रोजन एटम है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा अपने पास n के टर्म्स में, तो इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। तो अपने पास क्या आ गया, मैंने यहां पर ना प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा लिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाऊंगा तो n से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h/2π कांस्टेंट है, ये a नॉट कांस्टेंट ले लेता हूं तो मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय z कर देता हूं, है इसमें z का वैल्यू जो होगा वो 1 z बाय n, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये अपने पास क्या बचा, अपने पास प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन n, तो क्या बचा अपने पास n स्क्वायर, और देयरफॉर x विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, x विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि n का वैल्यू जो है, n का पावर जो आएगा वो अपना x होगा, तो अपन ने बता दिया भाई x का वैल्यू क्या होगा, वी गॉट द आंसर। समझ में आया, ठीक है ना, अपन को आंसर पता चल गया। अब अगर हम C6 की बात करते हैं, आपने मुझसे C6 पूछा है, मैं C6 की बात करता हूं। अब देखो C6 को कैसे सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है ना। अब अगर मुझे C6 को सॉल्व करना है तो वी विल सॉल्व लाइक दिस, है ना। अब अपन C6 को सॉल्व कर लेते हैं भाई। C6 में अपन को गिवन है दैट इज अ सैंपल, अ हाइड्रोजन सैंपल इज प्रिपेयर्ड इन अ पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट। ठीक है भाई, मतलब सारे के सारे हाइड्रोजन सैंपल जो हैं एक पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में है, वो अपन को पता है, वो गिवन है अपन को कि एक पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, राइट। अपना वीडियो लैग हो रहा है क्या? हाँ सर।
अभी बाकी लोग अथर्व के अलावा कोई और बोल रहे हैं? लैग हो रहा है साईराज? नहीं सर, सही चल रहा है। और बाकी सुरभि वगैरह बताओ तुम लोग, मतलब हो रहा है क्या, लैग हो रहा है क्या? नहीं सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब है आप ना एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, मतलब रिज्वाइन कर लो। अगर किसी का, अथर्व आप फिर से रिज्वाइन कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे, अपन बताएंगे, देखो भाई, अपने पास गिवन हाइड्रोजन सैंपल इज प्रिपेयर्ड इन अ पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, अपन को नहीं पता, लेकिन एक पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में वो प्रेजेंट है, ठीक है। Photons of energy, this is absorbed, get absorbed into the sample to take takes some electrons to form to further excited state B, ठीक है भाई। Find out the number of state, number orbit numbers of A and B, ठीक है। Given that the value of hydrogen atom is this, ठीक है। अब देखो एक बात, अपन क्या करेंगे, मुझे ना हाइड्रोजन एटम के बारे में, चलो कुछ वैल्यूज तो उसने दे ही रखी है अपन को, इसलिए उसमें शायद अपन को वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राउंड स्टेट में अपन को वैल्यू दे रखा है उसने, दैट इज -13.6, -3.4, वैसे भी अपन को याद है ये वैल्यूज, -1.5, -0.85, -0.54 लाइक दैट, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। अब देखो अगर मैं इसको ए मानता हूं तो ये डिफरेंस 10.2 है, ये डिफरेंस 12.1 है, मतलब ये तो डिफरेंस नहीं हो सकता, तो ये ए नहीं हो सकता, अपन इसको ए इसको मान लेते हैं। तो इससे अगर इसको माइनस करूंगा तो 2.55 नहीं हो सकता, इससे इसको माइनस करूंगा 0.85 को, तो माइनस करके देख लेते हैं, 3.4 माइनस 0.85, तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई ये 5 हो गया और ये 13, तो ये भी 5 हो गया और ये 2 आ गया, ये 2.55 आ गया। ये वैल्यूज दिया हुआ है तो अपन को ये पता चल गया कि ये आपका स्टेट है, ये बी स्टेट। तो अपन कहेंगे ये एनर्जी से अपन को पता चल गया, क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंस अपन ने, ये तो क्वेश्चन में भी गिवन था, तो ये 2.55 आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे अपना एक पार्ट पता चल गया कि व्हाट इज द नंबर ऑर्बिट नंबर्स फ्रॉम दिस, क्योंकि हमें एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द शेल विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। हो गया अपना काम, ये तो पूछा था उसने कुछ, समझ में आया? तो वैल्यूज देख के अपन बता सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये वैल्यूज ना आप कम से कम हाइड्रोजन के लिए याद रखो, तो अपना काफी काम आसान हो जाएगा। C6 के बाद आपने पूछा है C8, और C8 को अपन देख लेते भाई क्या गिवन है, और C8 देखते हैं। ये अपना C6 था, अब अपन C8 की बात कर लेते हैं। आप क्वेश्चन को इनिशियली ना, आप इनिशियली सारे क्वेश्चन जो भी होमवर्क दूं वो होमवर्क आपको जरूर करना है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा चलेगा, क्योंकि इसी पार्ट से जब आप अटेम्प्ट करोगे नहीं आएगा, फिर आप सीखोगे, फिर आप सीखोगे, क्योंकि एक बार आपको अटेम्प्ट करना आ गया, फिर आप देखते हो ना, फिर जब नहीं आता है तो सर कैसे बताते हैं, तो फिर एक बार अटेम्प्ट करना आ गया तो आपके सारे चैप्टर्स इजी हो जाएंगे। इसलिए आप सारे क्वेश्चन भी पूछोगे तब भी बताऊंगा मैं। द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज, है ना, अपन को वो कह रहा है एक्साइटेशन स्टेट ऑफ, राइट, अपन से कह रहे हैं कि भाई दैट इज द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, ये लो, हमें पता है ये n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3 like that, this is called a ground state। ये मैंने आपको बता रखा है, this is called the first excited state, excited state, this is called the second excited state, ठीक है। और हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब हो गया वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, अपन को ये नहीं पता कौन सा एटम है, लेकिन वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये गिवन है अपन को। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। The excitation energy of first excited state of hydrogen like atom is 40.8, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि यहां से यहां तक जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होता है वो 4.8 होता है, ठीक है। फाइंड द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयन, वो कह रहा है कि अगर इससे इलेक्ट्रॉन को हटाना है ग्राउंड स्टेट से तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अब अपन देखो इसको ना, अपन तो कंसेप्ट में कन्वर्ट करेंगे। अपन कहेंगे अगर मुझे हाइड्रोजन एटम होता,
है ना, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। अगर ये हाइड्रोजन एटम होता और मुझे पता होता है कि ये 13.6 है, ये -3.4 है, ये -1.5 है, ये अपन को पता होता है। अगर मुझे गिवन होता कि यहां से यहां तक एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अपन कहते हैं चलो अभी आपने दे दिया, मैं कहता कि भाई इस एनर्जी को कैलकुलेट करो कितना है, तो अपन क्या करते हैं, अपन कहते हैं ये E1 है, ये E2 है, तो अपन क्या करते हैं, ये कहते हैं अपन कि भाई E2 माइनस E1 that is equal to delta E and that will be equal to 13.6 into Z square into 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square। भाई इससे आप N1 को 1 ले लेते, N2 को 2 ले लेते, आप Z का वैल्यू 1 ले लेते और डेल्टा ई कैलकुलेट करके बताते, ये आपका डेल्टा ई था, ये आपका डेल्टा ई था, ये तो कैलकुलेट करते हैं अपन। अब क्या हो रहा है, अपन को अगर ये वैल्यू गिवन है, अच्छा ये दे रहे हो, और पूछा क्या है आपने, आपने मुझसे ये पूछा है उस एटम, आपने पूछा है कि भाई डेल्टा ई तो वो आपको दे रखा है, मैंने डेल्टा ई दे रखा है, ये तो अपना 13.6 ही रहेगा, वो कांस्टेंट है। पहले अपन क्या करेंगे, उसने पूछा है कि भाई ग्राउंड स्टेट का एनर्जी बता दो, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि एटम कौन सा है। क्यों, क्योंकि मुझे ये गिवन है इस वाले में, मैं तो इससे कोरिलेट करता, क्योंकि एक बार मुझे अगर ये पता चल जाए कि अगर मुझे ये गिवन होता तो मैं ये कैलकुलेट कर लेता किस एटम की बात कर रहे हो आप, क्योंकि हाइड्रोजन होता तो अपन को पता है ये 1 है, ये तो हमें पता है 10.2 है। आपने मुझे ये दे रखा है लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा एटम, क्योंकि उसने कहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, एटम कौन सा है मुझे नहीं पता। और उसके बाद अगर अपन को वो पता चल गया तो फिर उसने क्या पूछा है अपन से, इसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। हाँ तो भाई किसी भी ग्राउंड स्टेट की या किसी भी शेल की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, ऐसे कैलकुलेट करते हैं भाई, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी या किसी भी शेल की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन का वैल्यू 1 हो जाएगा ग्राउंड स्टेट के लिए, सेकंड के लिए एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अगर मुझे कोई ये बता दे कि Z कितना है, तो फिर मैं ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कैलकुलेट कर दूंगा और बता दूंगा यही इसकी एनर्जी होगी विच विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये आप अगर हाइड्रोजन होता तो ऐसे ही लिखते ना आप, तो फॉर अदर एटम्स, फॉर गिवन एटम्स, गिवन एटम के लिए अपन क्या कर ले, गिवन एटम के लिए ये वैल्यू कितनी गिवन है अपन को, 40.8 इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये कितना गिवन है 1/1 स्क्वायर, ये एक्साइटेड है 1/2 स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया 40.8 डिवाइडेड बाय 13.6 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब ये कितना होगा, 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4, सो 3/4, तो मैं उसको 4/3 तो इंटू कर देता हूं 4/3, ये आपका जेड स्क्वायर है। क्या अपन से क्वेश्चन में एटम पूछा है कौन सा है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है पूछा है, नहीं पूछा ना, क्यों, हमें तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी, अगर अपन से क्वेश्चन में पूछता कि Z बताओ कितना होगा तो बना के कैलकुलेट करते, गॉट इट ना। तो अपन क्या करेंगे, बस भाई इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। सो E विल बी इक्वल टू 13.6, Z स्क्वायर कितना है, ये है भाई Z स्क्वायर आपका, मल्टीप्लाई बाय 40.8 डिवाइडेड बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय क्या था 4/3, और क्या था अपने पास, ये Z स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लाई क्या था, ये तो 1 था, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर, तो लिखते ही नहीं है, n का वैल्यू 1 है तो नहीं लिखना है इसको, ये कैंसिल हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं, बिगड़ता, ये अपना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है। तो अपन क्या करेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड, तो क्योंकि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी अपन को चाहिए, तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना होगा, इतना होगा, कितना आ रहा अपने पास, तो विल राइट दैट 4 ना 40 160 और 163.4 163.3 डिवाइडेड बाय 3, बिल्कुल कर लेंगे, विल बी इजी फॉर अस। तो मैंने बता दिया भाई क्या करना है अपन को, किसी को डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, और कैलकुलेट करके हमने बता दिया। अब इसमें ना एक और बात होता है, कभी कभी जब स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताओ कि मेरे पास दो वर्ड्स आते हैं बार बार, एक होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल और एक होता है आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट।
जैसे अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालना है, जैसे इसकी एनर्जी अपने पास कितनी आ रही है, मैं इसकी एनर्जी, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अपन इससे बात कर लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट विल रिमेन सेम, दो दो क्यों लिख के रखे। अब मैं हाइड्रोजन वाले को हटा देता हूं पहले, हैं, और इसी से डिस्कस कर लेते हैं। ये सारा पार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं एनर्जी भी लिख लेता हूं। ये एक्साइटेड स्टेट आपको पता है क्या, मैंने आपसे कहा ये आ रहा था अपने पास -163 पॉइंट, या इसको सारे वैल्यूज अपन को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो वैसे ये हीलियम है, आ रहा है अपने पास, अपन हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, 4 होता है, -1.5 होता है, -0.8। ये अपना आंसर आ गया, C8। अब अपन क्या करेंगे, अगर हाइड्रोजन एटम के लिखेंगे तो एक वर्ड होगा जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, इसको इसके न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें अट्रैक्टेड होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का इससे अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, इज कॉल्ड आयनाइजेशन। सो एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक electron independent of nucleus of nucleus। तो अपन क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियस, इसको कहते हैं अपन आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका यूनिट क्या होगा, तो अपन कहेंगे भाई इसका यूनिट होगा, आप या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, या फिर आप जूल्स ले लो, या किलो जूल, जो भी आपकी मर्जी हो, या फिर आप इससे कैलोरीज भी ले सकते हैं, क्योंकि एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, जूल्स भी हो सकता है, और कैलोरीज भी हो सकता है। जब अपन आयनाइजेशन पोटेंशियल लेते हैं ना, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है कि आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं, मतलब इसको इजेक्ट करने के लिए। तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी, दैट कैन बी द हीट एनर्जी, दैट कैन बी द लाइट एनर्जी, दैट कैन बी एनी टाइप ऑफ एनर्जी। मतलब जब आप आयनाइजेशन एनर्जी बोलोगे तो इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इट कैन बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट कैन बी जूल्स, इट कैन बी कैलोरीज, any form of energy can be there, mechanical energy or electrical energy, which. But when we talk about the ionization potential, then we talk about the potential difference. So the potential difference मतलब electrical energy, the potential difference is electrical energy. So I'll write that it is electrical energy required by electron in volts to become independent of nucleus, independent of nucleus, of nucleus। तो इसका मतलब है इसमें मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा सो दैट कि इसका स्पीड बढ़ जाए और ये बाहर निकल जाए, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल, अब इसका यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, यू हैव रिटन इन वोल्ट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट्स होगा, और आयनाइजेशन एनर्जी उसका यूनिट एनर्जी के फॉर्म में होगा। मतलब अगर मैं कहूंगा कि मुझे बताओ आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है हाइड्रोजन एटम का व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, तो मैं कहूंगा -13.6 आयनाइजेशन पोटेंशियल ना, तो मैं लिखूंगा -13.6 वोल्ट। इतना एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में अट्रैक्टेड है, इतना एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाइंडेड है, अट्रैक्टेड है। तो मैं इसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी विद द न्यूक्लियस।
कितना एनर्जी से बाइंडेड है, तो अपन उसे बाइंडेड एनर्जी भी बोल सकते हैं। उसको मैं अब आयनाइजेशन नहीं बोल सकते, आयनाइजेशन का मतलब तो निकालना होता है, अपन तो अट्रैक्शन की बात करते हैं। तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट बनाना है तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, तो लिखूंगा -13.6, आयनाइजेशन एनर्जी विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आयनाइजेशन मतलब पॉजिटिव होगा, हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, वैल्यू मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह अपन वोल्ट लिखेंगे, क्योंकि आप आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। दोनों में मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है, कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बोलने का तरीका डिफरेंट है। आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन एनर्जी, और ना सो अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में होता तो इधर होता तो अपन देखोगे इसकी, अगर हाइड्रोजन एटम में या किसी भी एटम में, तो अपन हाइड्रोजन से कंसेप्ट बना रहे हैं, अगर हाइड्रोजन एटम में सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने एनर्जी से बाइंडेड है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, 3.4 वोल्ट। दैट इज अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, कितने उससे बाइंडेड है, हाँ तो बाइंडिंग मतलब अट्रैक्शन ना, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। वी गॉट क्लियर आइडिया हमको क्या पता, एवरीबॉडी गॉट इट, ठीक है। तो ये वर्ड कभी कभी यूज करते हैं तो अपन को बताना होता है, वी आर एबल टू टेल कि व्हाट आर दोज वर्ड्स मीन, ठीक है। चलो अब तुम मुझे बताओ, ये तो आपका एक्सरसाइज 1 था, आप ना इसमें स्पेक्ट्रम वाले पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, डी वाला पार्ट, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सेक्शन डी को, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने स्पेक्ट्रम काफी डिस्कस किया था कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल, तो आप स्पेक्ट्रम को भी एक बार सॉल्व करो, ठीक है। और कुछ पार्ट ऐसा भी होता है जिससे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने आप अटेम्प्ट करो, बट यू शुड नॉट गेट डिमोरलाइज कि भाई नहीं मेरा एक आंसर नहीं आया, चलो भाई हो गया, अपना नहीं आया। आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ 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 ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि जो अपन क्लास में पढ़ते हैं इसके अलावा कहीं कोई एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आता, तो बेटर है कि आप क्लास में अपन वैसे ही पढ़ें। अच्छा, सेकंड पार्ट में कोई डाउट है किसी को, एबीसी में सेकंड पार्ट में, मैंने सेकंड पार्ट भी दिया था आपको डाउट होमवर्क में, C2 और C5। चलो C2 और C5 कर लेते हैं, और कोई डाउट नहीं किसी को सेकंड पार्ट में, चल पहले C2 कर लेते हैं अपन और फिर C5 कर लेंगे। what is likely to be the orbit number for a circular orbit of diameter this much, तो इसमें तो सीधा फॉर्मूला है यार, रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 0.529 इंटू क्या हो जाएगा n²/z, इसका यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये क्या गिवन है अपन को, नैनोमीटर्स। दोनों को मैं अपन को सारे क्वेश्चन सॉल्व पता है किसमें करने, एंगस्ट्रॉम यूनिट, इसमें मीटर्स में, एम के हमेशा ध्यान रखो, ठीक है ना, ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखो इस यूनिट में सॉल्व करना, क्योंकि जितने भी आंसर्स अपन होंगे तो, और दूसरा कोई अगर यूज होता है तो वो नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी यूनिट नहीं यूज होते हैं, लेकिन हम सारे कैलकुलेशन उसमें करेंगे। अब अपन को डायमीटर गिवन है 20, तो डायमीटर हो गया 10⁻⁹, ये डायमीटर है, मैंने मीटर्स में 0.529 लिखा, मल्टीप्लाई बाय, मुझसे पूछा गया कि भाई ऑर्बिट नंबर बताओ, अच्छा n² पूछा है आपने, और डिवाइड बाय कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम, तो ये 1 हो गया, और एमस्ट्रॉन्ग यूनिट को क्योंकि ये मीटर्स है तो वो भी मीटर्स लिखो, 10⁻⁻10, लो भाई अपना आंसर आ गया, ये 10 हो गया, फिर 10⁻⁸ हो गया, तो अपने लिख लिया भाई ये 10⁻⁸ हो गया अपने लिए,
क्योंकि ये 10 हो गया तो अपन क्या करेंगे, इधर 10 और उधर 10 लिख लेते हैं, तो मतलब डिवाइड कर लेते हैं इसको, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे लेके आते हैं, तो 10 की पावर -8 हो गया। ये लो भाई मीटर्स आ गया। इसको क्या करें अपन, तो इसको 10 की पावर अब -8 है, तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर, और ये 10 की पावर -10। आपने कैलकुलेशन में भी रश नहीं करना, ये 10 की पावर -2 आ गया था, 10 की पावर -2 आया था, ये बचा हुआ था 10 की पावर -2। तो अपन इसको ऐसे n स्क्वायर लिख लेते हैं भाई, 10 की पावर -2 का मतलब है इधर तो 100 बाय, बस भाई डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ना, और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन क्या करें इसको, 10 की पावर -9 था अपने पास, 10 की पावर -8 और वी गॉट दिस। तो कितना लिखें, तो कैलकुलेशन इज ओके ना, ठीक है, और इसका रूट लेके अपन सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं ना, 10 के पास नैनोमीटर्स थे, पिकोमीटर्स था अपन को, डायमीटर नहीं नैनोमीटर्स था, तो नैनोमीटर्स मतलब हो गया 10 की पावर -9, ठीक है, मीटर्स में कन्वर्ट किया अपन ने, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये अपन को 10 हो गया, तो -1 -8 और ये 0.5 हो गया। तो अब ये 0.5 हो गया, तो कितना आना चाहिए ये अपने पास, 0.5 मतलब 200, और 200 मतलब हो गया कितना, इसको डिवाइड करेंगे 0.53 से, तो 0.53 से डिवाइड करने से कितना आएगा, 0.53 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 189 आ रहा है, तो 189 आ रहा है, तो उसका रूट ले लेते हैं। 189 का कितना आया भैया, 189 का रूट 14 आया, 14.7 बस तो अपन ने 14 ले लिया, दैट विल बी अवर आंसर, क्योंकि वो आसपास आ जाएगा ना ये वैल्यूज को, और वो 0.529 अपन ने 3 प्लेस तक लिखा हुआ, तो उसके आसपास अपना आंसर आ गया, है ना। तो क्योंकि n का वैल्यू कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इसलिए अपन नियरेस्ट इंटीजर को बता देंगे जब भी ऐसा आए। दूसरा आपने लिखा था एक C5 भी पूछा था, मैं C5 भी बता देता हूं। अब C5 वाले में ना, जैसे अपन को कई बार क्या होता है ना, एक और बात याद रखना कि भाई अपन थोड़ा कैलकुलेशन में एग्जैक्ट अपन तब करेंगे जब बहुत क्लोज आंसर्स हो, अदरवाइज अपन राउंड ऑफ करके फटाफट कैलकुलेशन कर लेंगे। C5 में given in a certain electronic transition in the hydrogen atoms of initial and the final state 2, the difference in the orbitals are given to us, ठीक है भाई, अपने पास इनिशियल और फाइनल स्टेट है, और ये 1 है और ये 2, मुझे नहीं पता कौन से स्टेट है। द डिफरेंस इन देयर रेडियस इज गिवन टू मी, r1 minus r2 इज गिवन टू मी, कितना गिवन है ये 24 टाइम्स। So we'll say that the difference in the radius is 24 times of the first Bohr radius। अच्छा ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन दोनों में जो रेडियस, तो अपन तो ऐसे कर लेते हैं, जो रेडियस होगा इसका r1 रेडियस हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर अपॉन z, और ये हो गया r2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। अब ये कह रहा है the difference in the orbit radius r2 minus r1 is 24 times of the Bohr radius, मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है r2 minus r1 is equal to 24 times of Bohr radius, तो है ना, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एन, बोर रेडियस मतलब हाइड्रोजन का रेडियस, ये लो भाई लिख लिया। तो ये क्या गिवन है अपन को, r1 माइनस r2 गिवन है उसमें, है तो r1 क्या गिवन है, ये है भाई 0.529 में कॉमन ले लेता हूं, और क्या कर देता हूं 0.529 कॉमन लेके ये कॉमन ले लिया मैंने, तो n1 स्क्वायर अपॉन z माइनस n2 स्क्वायर अपॉन z, ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 24। तो अपन यहां पर सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू देख लेते हैं कि भाई कौन सा रेडियस होना चाहिए, तो अपन z तो हटा देंगे, बोर रेडियस है, ये तो हाइड्रोजन एटम 1 है, तो अपने पास n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24। चलो जो वैल्यूज अपने पास गिवन है, ये चार ही ऑप्शन है, उनको सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं किसका वैल्यू रखने से ई आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 5 and 1, अच्छा n1 का वैल्यू 5 रखते हैं और इसका वैल्यू 1, तो n1 ये अपन को जो गिवन है, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन,
तो अगर मैं n1 का वैल्यू 5 रखता हूं तो ये 5 और 1 मेरे ख्याल से यही आ गया, क्योंकि 25 माइनस 1 हो जाएगा। दूसरा वाला 25 625 हो जाएगा माइनस 1, ये तो 624 होना चाहिए, गलत। 8 एंड 3 सो 64 माइनस 9 हो जाएगा, नहीं वो 24 नहीं, क्योंकि मैं स्क्वायर भी करता जा रहा हूं शायद। तो 36 माइनस 25 वो तो 9 आएगा, रॉन्ग। फर्स्ट वाला करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट वाले में 5 to 1 गिवन ना अपन को। तो ये क्या होगा, 5 हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा कितना 1। आंसर आ रहा है इतना 24, वो अपना आंसर हो। तो मोस्टली जो मतलब अपन मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं ना छोटे क्लासेस में, उस टाइप का पार्ट जो होता है वो गिवन होता है, ठीक है ना। C5 के बाद C7 भी पूछा है किसी ने, मैं C7 भी बता देता हूं भाई क्या है। C7 में देयर आर स्टेटमेंट्स, इधर T का मतलब ट्रू होगा, F का मतलब फॉल्स होगा। तो लेट अस चेक दैट। S1 है potential energy of the two opposite charge particle system increases with decrease in the distance। अरे भाई अपन को पता है, यहीं पे अपन चेक कर लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, ये माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन बोलता है, माइनस 12.4, माइनस 1.51, माइनस 0.85, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये इधर से इधर आएगा तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी एज द डिस्टेंस डिक्रीजेस। तो चलो सेंटेंस पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू अपोजिट पार्टिकल सिस्टम इंक्रीजेस, नहीं भाई इंक्रीज नहीं होता, एनर्जी डिक्रीज होती है पोटेंशियल एनर्जी विद डिक्रीज इन डिस्टेंस, विद डिक्रीज इन डिस्टेंस, वो तो मैंने पहले ही लिखा हुआ कि फॉर अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव साइन है ना, इसलिए वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो वो सेंटेंस फॉल्स हो गया। अब अपन ने ना देखा तो बी और डी में फॉल्स है, उनको पता चल गया बी और डी में से कोई एक आंसर, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियरली सर ने बता रखा है। दूसरा सेंटेंस, when an electron make transition from higher orbit to the lower orbit the kinetic energy decreases। वो कहता है कि यहां से अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। अपन को पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी ऑफ द शेल है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या होता है 13.6, ये क्या होता है 3.4 काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, दैट इज माइनस, मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो जैसे जैसे हायर शेल से लोअर शेल पे आएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, और ये क्या बोल रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स मेक ट्रांजिशन फ्रॉम द हायर शेल टू द लोअर ऑर्बिट द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, दैट इज करेक्ट। तो अपन कहेंगे अच्छा पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू, आंसर इज बी। बाकी दोनों सेंटेंस भी पढ़ेंगे अपन, ताकि हमारे आंसर गड़बड़ ना हो, बट हमें ये बताया कि आंसर बी होना चाहिए। S3, when an electron make a transition from lower energy to the higher energy state the potential energy increases। ट्रू, अपन यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, अभी बताया मैंने, क्योंकि अट्रैक्शन कम होता जाएगा। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन कैन फ्री एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम देंगे फर्स्ट हीलियम एक्साइटेड स्टेट तो क्या होगा, तो हम कहेंगे देख लेते हैं भाई, हीलियम में तो ये होता है 54.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट ना, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो कह रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, अगर ये हीलियम के हैं वैल्यूज है, तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, मतलब इसके न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो क्या बोले, नहीं भाई ये तो फॉल्स, क्योंकि अगर यहां होता तो बोल देता कि मैं बाहर चला जाएगा, यहां तो 13.6 आयनाइजेशन एनर्जी है, तो इट्स रॉन्ग, तो लास्ट वाला फॉल्स। समझ में आया सबको, तो वी कैन राइट द सेंटेंस लाइक दैट। सो अब आप स्पेक्ट्रम वाला सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने आपसे बताया, आप स्पेक्ट्रम वाला सॉल्व करके और फिर मुझे बता देना, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ने वाले हैं। सो दैट इज अबाउट द डाउट्स, अगर किसी को अभी भी डाउट्स हैं तो वो पूछ सकता है।
किसी को अपना कोई कंसेप्चुअल डाउट है, कोई पर्सनल डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट, राइट? द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को तो ये अपना डिस्कशन था, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप चलो ये डिस्कस करते हैं फिर, राइट? आज हमको पढ़ना है दैट इज द ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, तो हम डिस्कस करेंगे ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर। अब अपन कहेंगे भाई ये ड्यूअल कैरेक्टर मैटर मतलब डबल नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब अपन छोटे क्लासेस में भी पढ़ते हैं अभी मैटर क्या होता है, ठीक है ना? अगर किसी पार्ट में आपको लगता है कि नहीं सर हम लोग नहीं पढ़े, तो अब हम वैसे तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेसिक्स को, मुझे पता है सब भूल जाते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स है ना, ठीक है ना? तो मैटर मतलब एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर फॉर अस, ठीक है? तो अपन क्या करें, इवन गैस भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके भी तो पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है? तो अपन कहेंगे एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर का मतलब होगा कि मैटर अगर मैं इसको फेंकूंगा तो ये स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगा, इसका मतलब है इसमें पार्टिकल करेगा, लेकिन जब मैं इसको फेंकता रहेगा, क्योंकि जैसे फोटोन होता है, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब पार्टिकल बहुत छोटा होता है और जब वो ट्रेवल करता है तो वेव के फॉर्म में होता है, तो अपन कहते हैं उसमें ड्यूअल कैरेक्टर है। ड्यूअल कैरेक्टर क्यों? वेव है तो वेव कैरेक्टर बोलो ना, कितना आपने वो टॉर्च देखा होगा, ऐसे रेड कलर की टॉर्च दूर तक जाता है फोकस, वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है ना लाइट। एनीथिंग विच ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ हैज पार्टिकल कैरेक्टर। भाई स्ट्रेट पाथ पे पार्टिकल ही ट्रेवल कर सकता है, और अगर उसका मास बहुत कम है तो फिर उसमें वेव कैरेक्टर भी होगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करेगा लेकिन इन फॉर्म ऑफ वेव्स। तो इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है बट इन फॉर्म ऑफ वेव्स, देन इट विल हैव ड्यूअल कैरेक्टर, पार्टिकल कैरेक्टर भी है क्योंकि स्ट्रेट पाथ है, और वेव कैरेक्टर भी है क्योंकि वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड ड्यूअल कैरेक्टर। लाइट में भी होता है, पहले भी अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, मैंने आपको बताया था कि न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी से बताया था कि भाई फोटोन में भी ड्यूअल कैरेक्टर होता है। सो ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर इज एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रॉगली, is explained by D. Broglie. What he says that कि जितने भी छोटे पार्टिकल्स हैं like photon, electron, proton, neutrons, they always travel in a on a dual travel with a dual character. So D. Broglie, we know that light has photons and light has particle as well as wave character, as well as wave character. This is called dual character. जो पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर लिख रहे हैं अपन, उसी को कहते हैं अपन ड्यूल कैरेक्टर। According to Dual Broglie, the microscopic मतलब छोटे वाले पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक है, the microscopic particles, all the microscopic particles, scopic particles have dual character. They behave as particle as well as wave.
भाई फोटोन के लिए तो हमको पता है कि भाई क्यों होगा पार्टिकल एज वेव कैरेक्टर, बिकॉज पहले जब हमने पढ़ा कि भाई हम लाइट के लिए करेंगे, लाइट के कुछ फिनोमेना थे, मैंने आपको पहले भी बताया है। लाइट के फिनोमेना जैसे फिनोमेना ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये मैंने पहले भी आपको बताया। लाइट के ये दोनों इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड, अगर हम ये प्रूव कर दें, ये दोनों तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम जब हम ये बता दें कि लाइट में वेव कैरेक्टर है, नहीं तो हम ये इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन प्रूव कर ही नहीं सकते। इंटरफेरेंस का मतलब ये हो गया कि भाई लाइट का एक वेवलेंथ होता है, दूसरे लाइट का दूसरा वेवलेंथ है, तो इंटरफेरेंस का मतलब है कि इन दोनों वेव को मर्ज कर दो। तो मेरे पास ये लिखना है, इसको एडिशन ऑफ वेव्स। तो इसका फायदा क्या? ये बिल्कुल वैसे इंटरफेरेंस का मतलब हुआ कि आपने रूम में एक बल्ब को ऑन किया, ब्राइटनेस हो गया। अगर आप एक और बल्ब ऑन करो तो ज्यादा ब्राइटनेस होगा। ज्यादा ब्राइटनेस क्यों हुआ? क्योंकि जो फोटॉन्स के वेव्स थे ना, वो आपस में मर्ज करके बड़ा एम्पलीट्यूड बना रहे हैं, और वो बड़ा एम्पलीट्यूड बना रहे हैं तो वो तभी पॉसिबल है, मतलब ब्राइटनेस तभी इंक्रीज होगा जब लाइट में वेव कैरेक्टर है, इसलिए तो ब्राइटनेस बढ़ रहा है। तो अपन ये ऐसे फिनोमेना थे जो अपन तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब अपन ये बताएं कि लाइट हैज वेव कैरेक्टर, like interference and right now diffraction can only be explained if it has like wave character. और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। Radiation can only be explained if light has particle व्हाइट इज। तो अपन कहेंगे भाई आपने क्या किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि ऐसे मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, आप फोटोन का एक भारी सा बंडल लेते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन वहां से जंप कर जाए। फिर सिर्फ वेव कैरेक्टर होगा तो ऐसे फूकने से थोड़ी होता, उड़ जाए इलेक्ट्रॉन, ऐसे थोड़ी उड़ता है। आप एक पैकेट लेते हैं, पूरा बंडल लेते हैं और उसको हिट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वो इलेक्ट्रॉन हिट करके वहां से जंप हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है। तो वो अपन को बता रहा था कि भाई फोटोन में अगर पार्टिकल कैरेक्टर है तभी पॉसिबल है ऐसा, वेव से तो उड़ने वाला नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो क्या डिसाइड किया आपने न्यूटन का कॉर्पसूल्स थ्योरी से कि भाई लाइट में दोनों कैरेक्टर। तो फोटोन का मास बहुत कम होता है, इसलिए उसमें वेव कैरेक्टर ज्यादा होता है, पार्टिकल कैरेक्टर कम होता है। बट पार्टिकल कैरेक्टर होता है बिकॉज वी नो दैट अगर हम किसी बल्ब के पास अपना हाथ लेके जाएंगे ना ऐसे, तो थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा मेरा हाथ। गर्म होने का मतलब है कि फोटोन बल्ब से निकल के मेरे इसमें टकरा रहे हैं, और वो टकराने की वजह से, स्ट्राइक करने की वजह से व्हाट हैपेंस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन गेट कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल, इसलिए तो हीट अप हो रहा है। इसका मतलब लाइट हैज पार्टिकल करंट, दैट इज अ प्रूफ। वहीं से तो प्रूफ किया फिर। सो नो डी ब्रॉगली हैज मॉडिफाइड दिस, उसने और आगे लेके गया इसी फैक्टर को कि भाई ठीक है ये फोटोन के साथ ही नहीं, बाकी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन सब के पास ये कैरेक्टर होगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ऑल द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैव ड्यूअल कैरेक्टर, पार्टिकल एज वेल एज वेव।
एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डस्ट पार्टिकल्स, मतलब वो बहुत छोटे डस्ट पार्टिकल होंगे उनके पास भी होगा। अरे डस्ट पार्टिकल तो छोटा बनने तो पेपर भी देखा हुआ है, अगर थोड़ा हाइट से पेपर को ऐसे गिरा दो आप, थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे खड़े हो जाओ और पेपर को गिरा दो आप थोड़ा सा ऐसे, तो पेपर ऐसे ऐसे जाता है नीचे, वो सीधा ऐसे नहीं गिरता। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ द वेट, लेस वेट, उसका भी कैरेक्टर चेंज हो जाता है। पर तो यहाँ डस्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं एक्सेट्रा, तो उसने कहा भाई अब ऐसे बता देंगे। ठीक है अपन ने कहा, और ये फिनोमेना अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। अब अपन कहेंगे ठीक है, मान लिया भाई ड्यूअल कैरेक्टर है, तो अगर मान लो फोटोन में दोनों कैरेक्टर, अगर अपन से कोई पूछेगा भाई ये बताओ E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा पढ़ाया था आपने, ये पार्टिकल कैरेक्टर के लिए होगा या वेव कैरेक्टर के लिए? वेव है। तो अपन कहेंगे दोनों के लिए। अपन कभी ये बात नहीं करेंगे कि किसी में 100% पार्टिकल कैरेक्टर है या 100% वेव कैरेक्टर है। अपन तो ये कहेंगे कि अगर आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट को यूज कर रहे हो, इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अ फोटोन, लेकिन फोटोन में भी मास होता है। तो अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे दोनों के लिए, पार्टिकल कैरेक्टर के लिए भी है, वेव कैरेक्टर के लिए भी है। बस अपन ये बोल देंगे पार्टिकल कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव कैरेक्टर। इसमें आप वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछ रहे हैं तो वेव कैरेक्टर ज्यादा है, पार्टिकल कैरेक्टर कम हो गया। अगर किसी का वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से जितना ज्यादा कम करता जाओगे, मैं कहूंगा उतना ज्यादा पार्टिकल कैरेक्टर आ रहा उसमें, और जितना ज्यादा पार्टिकल कैरेक्टर आएगा उतना ज्यादा वेव कैरेक्टर आएगा। कभी भी ये बात करना ही नहीं कि किसी में 100% वेव कैरेक्टर है या 100% पार्टिकल कैरेक्टर है। अगर हम लाइट में भी ड्यूअल कैरेक्टर बोल रहे हैं फोटोन के लिए, तो अपन किसी के लिए बोल ही नहीं सकते फिर तो किसी में 100% वेव कैरेक्टर हो। इसलिए अपन किसी भी फॉर्मूले में ये नहीं बोलने वाले कि वो सिर्फ पार्टिकल कैरेक्टर के लिए है या फिर वेव कैरेक्टर के लिए। अपन तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करेंगे। आप अगर कहीं वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज कर रहे हो तो वेव कैरेक्टर ज्यादा होगा। भाई लाइट में वेव कैरेक्टर ज्यादा होता है, पार्टिकल कैरेक्टर कम होता है। वो सी देख के मुझे भी लगेगा अच्छा सी लिखा वेलोसिटी ऑफ लाइट, चलो वेव कैरेक्टर हो गया भाई। लेकिन कभी भी अपन ये नहीं बताएंगे कि कोई भी इक्वेशन आप पार्टिकल कैरेक्टर के लिए या वेव कैरेक्टर के लिए 100% ट्रू होगा। दे ऑलवेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा बताओगे तो मैं उसमें वेव कैरेक्टर कम कर दूंगा, और वेव कैरेक्टर ज्यादा बताओगे तो पार्टिकल कैरेक्टर कम कर दूंगा। ठीक है, मान लिया। अपन क्या करेंगे? ठीक है, इफ a photon has more wave character than its energy, E will be equal to hc by lambda। इससे कैलकुलेट कर लेंगे। If a photon has more particle character, then energy will be equal to what? तो मैं कहूंगा अच्छा, क्या मैं एनर्जी को, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? क्योंकि भाई मैं एक ही पार्टिकल की बात कर रहा हूं, सपोज मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन में वेव कैरेक्टर है तो ठीक है, आप वेव कैरेक्टर कहोगे तो मैं बता दूंगा भाई उसकी एनर्जी एच सी बाय लैम्डा से कैलकुलेट कर लो, लेकिन उसमें तो मास भी है। हाँ, तो उसके मास को आप कंसिडर कर लो। अगर वो मास है तो उसकी कितनी एनर्जी रहेगी? तो क्या हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आइंस्टीन का इक्वेशन, सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है और एम क्या आता है? मास ऑफ द पार्टिकल या मास, जो भी आपको लेना है। मैं इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं बाय मल्टीप्लाइंग बाय सी, दैट इज फॉर्मूला ऑफ आइंस्टीन। वही तो उसने बताया था जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला, कि आप अगर कहीं मास है और आपको वेट को कन्वर्ट करना है एनर्जी में, तो आप उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो मास को, यू गेट द एनर्जी दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम दैट मास। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई,
अगर पार्टिकल वेव कैरेक्टर के लिए एनर्जी ये है और अगर उसी को पार्टिकल मतलब मास के फॉर्म में एनर्जी लेना है उसका, तो क्या लिखेंगे अपन, E इजिकल टू mc स्क्वायर कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, कंजर्वेशन लॉ फॉलो कर लेते हैं। कंजर्वेशन लॉ फॉलो करेंगे तो विल राइट दैट कि भाई ऑन अप्लाइंग कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉ कि भाई अगर मान लो पार्टिकल मैं मैक्सिमम वेव कैरेक्टर अज्यूम करूं तो ये एनर्जी होगी, और मैक्सिमम पार्टिकल कैरेक्टर अज्यूम करूं तो ये होगी एनर्जी। तो दोनों में से कोई एक कैरेक्टर में काउंट कर सकता हूं, हाँ ठीक है, दोनों इक्वल होने चाहिए एनर्जीज में। भाई जो फोटोन के फॉर्म में आप एनर्जी कैलकुलेट, जो आप वेव के फॉर्म में एनर्जी कैलकुलेट करोगे उसी को अगर पार्टिकल के फॉर्म में एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो इतना होगा, मतलब दिस शुड बी इक्वल ना। बिल्कुल, आप उसे वेव ले लो 100% या उसको पार्टिकल ले लो 100%, द एनर्जी विल बी कंजर्व लाइक दिस। तो अपन कहेंगे आपने ये तो अभी थोड़ी देर पहले तो कहा था कि ना हम किसी को 100% पार्टिकल कैरेक्टर ले सकते हैं ना वेव कैरेक्टर, हाँ तभी तो बोल रहा हूं कंजर्वेशन लॉ। भाई मेरे पास एक बार E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा है, मतलब एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वेव, एनर्जी टोटल एनर्जी एज मतलब बिफोर एंड आफ्टर देता हूं। सो टोटल एनर्जी बिफोर, टोटल एनर्जी आफ्टर। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई देखो, अगर टोटल एनर्जी बिफोर, इधर वेव कैरेक्टर ज्यादा ले लेता हूं, ज्यादा ले लेता हूं, तो एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा, और पार्टिकल कैरेक्टर कम कर लेता हूं। ठीक है भाई, तो पार्टिकल कैरेक्टर, लेकिन ये वेव कैरेक्टर हो गया, ये पार्टिकल कैरेक्टर हो गया, ये वेव कैरेक्टर हो गया, ये पार्टिकल कैरेक्टर हो गया। तो ये ऐसे क्यों लिख रहे हो भाई? तो अपन कहेंगे भाई आप तो किसी भी पार्टिकल को ले लो, मूविंग पार्टिकल को, उसकी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, बिकॉज वी नो दैट ऑल बॉडीज एवरीथिंग फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और क्रिएटेड। तो अपन ने क्या किया, अच्छा ठीक है, यहां पर मान लेते हैं कि मान लो कोई पार्टिकल, मैंने टोटल यहां पर इतना वेव कैरेक्टर, मतलब सपोज करते हैं अपन ने ले लिया कि भाई यहां पर ना 60% वेव कैरेक्टर है और 40% पार्टिकल कैरेक्टर है, लेकिन यहां पर मेरी मर्जी में अज्यूम करूंगा 80% या 20% वेव कैरेक्टर है और 80% पार्टिकल कैरेक्टर है। हाँ ठीक है, तो एनर्जी तो कंजर्व ही होनी चाहिए ना भाई, टोटल एनर्जी जितनी थी पहले उतनी बाद में भी होनी चाहिए। भाई एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में ज्यादा हो सकता है, कभी वो पार्टिकल जैसे ज्यादा वेव कर रहा है, कभी वो वेव जैसे ज्यादा वेव कर रहा है। तो अपन कहेंगे लेकिन रहेगी एनर्जी टोटल उतनी ही 100%। भाई आपने कुछ पार्टिकल, इसका कुछ पार्ट उसमें कन्वर्ट कर लिया, भाई एनर्जी के फॉर्म में कंसिडर कर लिया। तो अपन ने कहा नहीं नहीं, अब अपन क्या करते हैं कि भाई चलो ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि ये 100% वेव कैरेक्टर है। तो अपन ने कहा ये हटा दो, ये 0% हो गया अगर वो 100% वेव कैरेक्टर। भाई कंजर्वेशन फॉलो कर रहे हैं ना, थ्योरेटिकली तो बोल ही सकते हैं, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं। और अगर 100% उधर, इधर अपन ने वेव कैरेक्टर अज्यूम कर लिया, उधर हमने कहा कि भाई 100% पार्टिकल कैरेक्टर अज्यूम कर, तो फिर तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, दिस विल बी इक्वल टू दिस। ये वाला वैल्यू तो अपन ने हटा दिया कि हमने पार्टिकल, यहां पर पार्टिकल कैरेक्टर अज्यूम नहीं किया, यहां वेव कैरेक्टर अज्यूम नहीं किया, तो वो तो आप पहले ही बता रहे थे कि अगर किसी पार्टिकल को, चलो अज्यूम कर लेते हैं कि 100% वेव कैरेक्टर है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर उससे ज्यादा वेलोसिटी तो हो नहीं सकती। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर अगर उसकी वेलोसिटी है, तो वेव के फॉर्म में, वेवलेंथ के फॉर्म में कितनी एनर्जी होगी। और अगर उसी एनर्जी को पार्टिकल के फॉर्म में अगर अपन ले लें, मास के फॉर्म में ले लें, तो कितनी एनर्जी होगी। तो वो तो आप पहले ही बता रहे थे कि कंजर्वेशन लॉ फॉलो कर लेते हैं। कंजर्वेशन लॉ मतलब कि भाई एक बार अपन ले लेते हैं मैक्सिमम वेव कैरेक्टर और एक बार ले लेते हैं मैक्सिमम पार्टिकल कैरेक्टर, दोनों को इक्वल होना चाहिए एक ही पार्टिकल की, तो कंसिडर कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई मीन बाय द कंजर्वेशन लॉ। देयरफॉर hc by lambda will be equal to mc square। so c तो अपन कैंसिल करते हैं और लिखते हैं lambda is equal to h upon m c आ गया अपने पास। so we'll write that lambda is equal to h upon mc। अब अपन कहेंगे देखो भाई, ये वेवलेंथ जो आपने कैलकुलेट किया ना इक्वेशन 1 में, ये वेवलेंथ में मुझे वेव कैरेक्टर अभी भी ज्यादा लग रहा है,
या फिर आप ये वेवलेंथ फोटोन के लिए कैलकुलेट करोगे तो अच्छा रहेगा। वो कैसे? तो अपन कहेंगे फोटोन के लिए कैलकुलेट करोगे क्योंकि इसमें आपने यूज किया वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर यूज करोगे तो जो भी पार्टिकल होगा वो मासलेस के आसपास होगा, फोटोन जैसे। तो फिर भाई अगर किसी पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो उसके लिए वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। तो ठीक है, अपन इसको लिख देते हैं। भाई आपने यहां पर सी लिखा, दिस इज वन मोर वेव कैरेक्टर, या फिर अपन फोटोन की बात कर लेते हैं। फॉर फोटॉन्स, फॉर अदर पार्टिकल हैविंग मास m, मैं इसको हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है ना। मैंने सिर्फ आपको कंजर्वेशन शो किया था कि देखो भाई अपन कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज व्हाट आई मीन बाय द कंजर्वेशन, वरना अपन ने यहां पर लिखा हुआ है। फॉर अदर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स अपन क्या कर सकते हैं, लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन m, और अपन क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन है वेयर v इज लेस देन c। भाई वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम ही होनी चाहिए। भाई अगर मास होगा तो वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम हो जाएगी, तो फिर अपन कहेंगे ये इक्वेशन वैलिड होगा हमेशा। इस इक्वेशन से अपन सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अज्यूम कर लेता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू एम वी की जगह मैं p लिख सकता हूं। p इज मोमेंटम, बिकॉज वेयर p इज मोमेंटम, मोमेंटम राइट ना, लीनियर मोमेंटम ना, सो p इज इक्वल टू होता है mv, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। पहले मैंने आपको बताया हुआ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम mvr, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम m इंटू v। तो अपन ये भी यूज कर सकते हैं अगर वो मोमेंटम की बात करेंगे तो। अपन कहेंगे ठीक है, मान लिया मैंने। अब एक बात देखो आप, m is mass of the particles, h is constant, m is mass of particle। अगर c वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा तो अपन कहेंगे m जो होगा वो मास ऑफ फोटोन जैसे होना चाहिए, जो मुझे गिवन होना चाहिए। लेकिन यहां से एक बात मुझे पता चल गया कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वेवलेंथ कम होगा, बिकॉज मास एंड लेमडा दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मास एंड लेमडा दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और वही चीज मैं आपको बता रहा था कि अगर m का वैल्यू छोटा है, मास का वैल्यू छोटा है, तो ही वेवलेंथ अपन इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब ऐसे थोड़ी होगा कि एक ट्रक है उसको तो अपन कहेंगे उसका मास है, चलो वो वेव जैसे चलेगा, नहीं। इवन छोटे पार्टिकल के भी जैसे इनसे बड़े पार्टिकल्स आएंगे, मास वेवलेंथ कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा हमारे। तो अपन क्या करेंगे, ये बिल्कुल अपन को क्लियरली बता रहा है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ छोटा होगा। ये कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ, इन डेली लाइफ। चलो मैंने अपन से कहा गया कि आप ना वेवलेंथ कैलकुलेट करो। एक क्वेश्चन ले लेता हूं, कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर 60 ग्राम, या अपन इसका ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, 60 ग्राम बॉल मूविंग विथ 60 ग्राम बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। मैं इसको और थोड़ा बढ़ा लेता हूं, 6 kg कर देते हैं अपन, 60 मीटर पर सेकेंड। मैंने सब मतलब उसको भी ले सकते हैं 60 ग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी वो 6 kg मैंने तो बहुत 60 ग्राम रखते हैं ताकि तुमको वो ना लगे, अपन कर ही लेते हैं, पर क्या फर्क पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखते हैं कैलकुलेशन इज इक्वल टू h अपॉन m, वेवलेंथ कैलकुलेट करना। m के यूनिट में आपने कहा था सारे कैलकुलेशन करना, तो h तो होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 डिवाइडेड बाय मास कितना गिवन है 60 ग्राम, मतलब 60 इंटू 10 की पावर -3 केजी में कन्वर्ट करना होगा ना।
मल्टीप्लाई बाय, और वेलोसिटी कितना गिवन है अपन को 60 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी। अब अपन कैलकुलेशन करते हैं इसका। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो मैं 60 और 60 मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, क्योंकि ये 10 की पावर -3 है, ये 10 की पावर -31 हो जाएगा, और 60 के दोनों के 0 ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 की पावर -33 हो जाएगा। मतलब व्हाट आई गॉट 6.626 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर ऑफ -33 मीटर्स आ रहा है। द आंसर इज नियरली, भाई इसको अगर अपन कैंसिल कर लें तो 1/6 आ जाएगा, और 1/6 क्या थोड़ा मतलब छोटा ही आएगा, अपने 1 से वो किया ना, तो अपन कहेंगे भाई 1/6 मतलब इट विल बी अराउंड, दैट इज जो भी कैलकुलेशन करें अपना आंसर, मतलब मैं उसको ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहता, अपन ऐसे कर लेते हैं 36 इज इक्वल टू, जो मेरे पास आंसर आ रहा है ना इससे, वो आ रहा है 10 की पावर -34 मीटर्स। मैं आंसर को देख लेता हूं, वहां अपन को एक और लाइन दिखेगा ना, मैं यहां लिखूंगा तो दिखेगा, नहीं दिखेगा, मुझे उसका आंसर लिखना है, ठीक है मैं यहां पर लिख लेता हूं, आंसर है, तुम लोग उसको अज्यूम कर लेंगे, ऐसे मैंने बना लिया। उसका आंसर मेरे पास आ रहा है नियरली 10 टू द पावर ऑफ -34 मीटर्स, या फिर मैं नियरली लिखूंगा 10 टू द पावर ऑफ -24 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। ये आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 10 की पावर -24 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, पता 10 की पावर -3 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट या 10 की पावर -4 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है आज भी। मतलब अगर हमसे कहा जाए कि आप 10 की पावर -4 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट को कैलकुलेट करो, तो अपने पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसको कैलकुलेट करने का, बहुत मुश्किल है उसको कैलकुलेट करना। इतना छोटा 1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.1 कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.01 थोड़ा इजी होगा, 0.001 मतलब 10 की पावर -3 बहुत मुश्किल है, 10 की पावर -4 बहुत बहुत मुश्किल है। ये कितना कैलकुलेट करना है 10 की पावर -20, ये तो इम्पॉसिबल है, इतना तो अपन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। ये वेवलेंथ तो किसी कंडीशन में कैलकुलेट नहीं कर सकते अपन, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई देखो इतना छोटा वेवलेंथ आ रहा है 60 ग्राम बॉल का, जो कि सिर्फ 60 मीटर पर सेकंड पे ट्रैवल कर रहा है, और अपन को पता है 60 मीटर पर सेकंड कितना स्पीड होता है। वो क्रिकेट बॉलिंग में अपन को पता है, बॉलिंग में जब स्पीड दिखाते हैं, व्हाट इज द बॉल ऑफ द स्पीड, ऐसे ही दिखाते हैं। क्रिकेट में जब वो बॉलिंग करते हैं ना, तो कितने स्पीड से बॉल किया ऐसे ही बताता है। बॉल का वेट भी 60 ग्राम से तो थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो जब वो 6 लगाते हैं, तो 6 लगाए तो बॉल ऐसे ऐसे थोड़ी जाता है वेव जैसे, बॉल का एक स्ट्रेट पाथ आर्क होता है, स्ट्रेट पाथ। अगर स्ट्रेट पाथ है इसका मतलब उसमें पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा है, वेव कैरेक्टर कम। डेली लाइफ में हम कभी भी इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल से डील नहीं करते, उन्हीं पार्टिकल से डील करते हैं जिनका मास होता है एटलीस्ट 10 ग्राम तो होना ही चाहिए। अपन ने 60 लिया, तो 10 ग्राम भी लेते तो फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो अपन कहेंगे भाई इतना छोटा तो वेवलेंथ नहीं कैलकुलेट कर सकते, मतलब there is no significance of de Broglie equation in our daily life. Why it is so? Because de Broglie equation is only applicable for small particles. तो small particle तो आपने बताया ही नहीं, तो चलो देख लेते हैं कैलकुलेट करके। इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देते हैं अपन, ये वाला पार्ट तो अपन को पता है, इसको हटा लेते हैं, ये वाला पार्ट अपन पढ़ चुके हैं और लिख भी चुके हैं, तो चलो ठीक है, डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर में अपन एक क्वेश्चन इसमें भी लिख लेते हैं अपन और बता देते हैं। भाई हमारे पास ऐसे गिवन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड, that is velocity of 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन mv, आंसर लिख रहे हैं अपन,
बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन यहां भी कर देते हैं। h अपॉन एम वी मैं यहां पर कैलकुलेशन करूंगा तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 ये जूल सेकेंड्स हो गया, दैट इज एमकेएस यूनिट। और मास इलेक्ट्रॉन का लेना है 9.1 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी कितना गिवन है 60 मीटर पर सेकेंड। लो भाई 60 ले लिया अपन ने वेलोसिटी। चलो कैलकुलेशन कर देते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो ये 10⁻³ बच गया। तो मेरे पास ये आ गया 6.626 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 6 इंटू 10 भी ऊपर लेके गया 10⁻⁻4 हो गया। 10⁻⁻4 होगा तो we'll say that it will become, ये 6 से कैंसिल करते हैं तो 1.1 we'll say that 3 ना, so 1.14 ऐसे आ जाएगा। 1.14 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻4 दैट कम्स आउट टू बी अराउंड, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इट विल बी ऑलमोस्ट 1, नियरली लिख लेते हैं अपन, है ना, 1/10 के जैसे आ रहा ना, तो अपन लिखेंगे ठीक है भाई इसको 1/10 मतलब नियरली 10⁻⁻5 आ गया, नियरली। ये तो अपन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अपने पास वेवलेंथ इतना आ रहा है ना 10⁻⁻5। 10⁻⁻5 का मतलब है 10,000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। हम तो 10⁻⁻4 एंगस्ट्रॉम यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो 10,000 है, तो बड़े अच्छे से कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब है डी ब्रोगली इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, बहुत छोटे डस्ट पार्टिकल, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, बट नॉट फॉर अ लार्जर पार्टिकल। सो बहुत छोटे डस्ट पार्टिकल, कोरोना वायरस, राइट ना, एयर में मूव कर रहा है, बहुत छोटा पार्टिकल है वो, उसका भी साइज जो होगा वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में होगा। तो लाइक दैट वी कैन से दैट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, अब वैसे मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन भी आपको बता दिया, हाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट और हाउ यू कैन कैलकुलेट वैल्यूज, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv कैसे कैलकुलेट करना है। बट वन थिंग वी नो दैट कि भाई हमें एक बार पता चल गया कि अगर वेव कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मास कम होना चाहिए, वही तो, लैम्डा अगर ज्यादा चाहिए तो मास कम होना चाहिए। मतलब अगर वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है इसका मतलब मास कम है, और अगर मान लो मास जैसे जैसे बढ़ेगा वेव कैरेक्टर कम होता जाएगा। सो वी कैन राइट लाइक दिस। अब इसमें एक क्वेश्चन, मतलब अगर कोई क्वेश्चन करना है, मैं आपको दे दूं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 200 ग्राम ऑफ वॉल को, ठीक है, यू आर एबल टू कैलकुलेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आपने दो कैलकुलेट करके तो बता दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना आपने बता ही दिया, और मेरा एग्जांपल भी हो गया। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन इन अवर डेली लाइफ। लेट अस चेक इट्स एप्लीकेशन, क्योंकि हमें एटम के लिए पढ़ना था, अपन एप्लीकेशन की बात करते हैं। अपन इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। अब डी ब्रोगली इक्वेशन एक्सप्लेन्स द ड्यूल कैरेक्टर ऑफ मैटर। इट एक्सप्लेन्स ड्यूल कैरेक्टर ऑफ मैटर। ये अपन को पता चला कि भाई डी ब्रोगली इक्वेशन जो है इट विल एक्सप्लेन द ड्यूल कैरेक्टर ऑफ मैटर। ठीक है, अब अपन एटम की बात करते हैं, राइट। वी नो दैट electron has particle as well as wave character, as wave character. If electron wave is a particle, as a particle,
अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जैसे बिहेव कर रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ पार्टिकल, then its energy E will be equal to half mv square. Why it is so? Electron is a moving particle. Moving particle. मैं यहाँ पर मूविंग मान बिकॉज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, पर वेलोसिटी तो ही होता है ये शेल में. तो व्हाट आई मीन इज कि भाई देखो, अपन ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ना ऐसे एक शेल है अपने पास. इस शेल में इलेक्ट्रॉन तो फिक्स पाथ पे मूव करता है, ये नो वी नो दैट, सबको पता है. सो इट हैज काइनेटिक एनर्जी. और इलेक्ट्रॉन ना अगर मूव तो करता है लेकिन इट हैज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहां से मूव तो कर रहा है ऐसे, तो फिक्स पाथ पे मूव कर रहा है, बट इन फॉर्म ऑफ वेव्स. बट इन फॉर्म ऑफ वेव्स मतलब उसमें वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन is a charged particle. So its energy. भाई इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर नेगेटिव चार्ज, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? तो अपन कहेंगे भाई एनर्जी E विल बी इक्वल टू, किसी भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं. तो मैं कहता हूं चार्ज ऑन द पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इट. चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस. तो अपन कहते हैं भाई E इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ऐसे कैलकुलेट करते हैं अपन, ये पढ़ा हुआ है. और इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या होगा? E. ओके, तभी अपन एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट बताते हैं, क्योंकि वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की. So electron is a charged particle, so its energy will be equal to E into V. मैं इसको Q, charge on the electron multiplied by V is the potential difference. ठीक है, ये अपन को पता है, मान लेते हैं. तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैं दो तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं. एक तो उसके चार्ज से, अगर मुझे ये पता है कि कितना पोटेंशियल है वहां पर, जबकि पोटेंशियल अपन को पता होता है. आप मुझे शेल का नंबर बता दो, मैं पोटेंशियल बता दूंगा. अगर फर्स्ट शेल है तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस 13.6. और चार्ज कितना हो जाएगा? 1. जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.602 इंटू 10 की पावर -19, और V 13.6. कैलकुलेट करके बता दूंगा 21.8 10 की पावर -19. बट हमें सिर्फ चार्ज थोड़ी कैलकुलेट करना है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ चार्ज थोड़ी कैलकुलेट करना है. हम तो ये प्रूव कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का चाहे आप उसके अपने चार्ज से कैलकुलेट करो एनर्जी, या फिर उसके मूविंग पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी से कैलकुलेट करो, हमारे लिए बराबर है. सो इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग चार्ज पार्टिकल. अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो इसका मतलब है इससे कैलकुलेट करो या इससे कैलकुलेट करो, बात बराबर है हमारे लिए. मतलब दीज टू शुड बी इक्वल. Since electron is a moving charge particle, electron is a moving charge particle, so half mv square will be equal to q into v. Q is the charge of electron, ये होना चाहिए. इसमें भी मैंने कंजर्वेशन फॉलो किया. अच्छा, इसके लिए मैं छोटा सा कंसेप्ट भी बताऊंगा आपको, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा, राइट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं, वो इसका कंटिन्यूएशन नहीं है. इसका कंटिन्यूएशन नहीं है, अपन को सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूं जो आपने 10th में पढ़ा. अपन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ते हैं, पूरा लिखूंगा.
वो क्या होता है अपन उसको ना शायद अपन को अपन ऐसे आपको याद आए कि हाँ हाँ हमें पता है ये बात जो आप बता रहे हो। अपन क्या करते हैं, मैं एक पोटेंशियल ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ और उसमें ऐसे आपने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है फिजिक्स में ये आप पढ़ते भी हो, इवन 12th में ही पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी या नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी, हम सबको पता है कि नेगेटिव एंड से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलता है। इधर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसलिए पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, क्योंकि अंदर बैटरी में इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो वो पुल करता है, राइट। अपन क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ना, वी ऑल नो दैट कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। मतलब ये नेगेटिव एंड है, इसका मतलब है इसको मैं कैथोड कहूंगा, इसको मैं एनोड कहूंगा, राइट। ये भी बिल्कुल पता है। इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकल के वेव के फॉर्म में एज अ पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता हुआ इसकी तरफ आएगा, ठीक है। ये बात अपन को पता है। अपन क्या करेंगे, चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से आपने दिया, ये कैथोड था, ये अपना लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब अपन कहेंगे यहां पर आपको वोल्टेज भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो अपन ने कहा ठीक है भाई, वी वोल्ट, मैंने वोल्टेज अप्लाई किया। अपन उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाद में रख लेंगे कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर ना कंजर्वेशन फॉलो करेंगे। भाई आपने एनर्जी तो दी, अब अपन कंजर्वेशन की बात करते हैं, कैसे, चलो देखते हैं कि यहां पर, क्योंकि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कंजर्व करेगा, तो अपन कहेंगे अच्छा बताओ यहां काइनेटिक एनर्जी कितना है और यहां पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यहां काइनेटिक एनर्जी कितना है और यहां पोटेंशियल एनर्जी कितना है। जैसे बिल्कुल वैसे जैसे रदरफोर्ड में आपने किया था ना एप्लीकेशन में, मैंने आपको बताया था ना, काफी बच्चों ने वीडियो लेक्चर भी देखा था उसका, और वीडियो लेक्चर में तो काफी इलेबोरेट होता है वो, मतलब बहुत टाइम होता है, काफी पढ़ाते हैं उसमें। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो, अपन यहां पर ना कंजर्वेशन फॉलो करते हैं, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो फिर काइनेटिक एनर्जी, अरे भाई इलेक्ट्रॉन चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगा ना, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो अपन कहेंगे भाई कितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, कितना इधर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया आपने, तो उतने पोटेंशियल से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। भाई हमें तो कंजर्वेशन फॉलो करना है, किसी जगह आप क्या कहोगे, तो भाई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, अपन कहेंगे यहां पर, तो अपन कहेंगे यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वेलोसिटी से आ रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पास होगा यहां पर, तो हाफ एम वी स्क्वायर इस पॉइंट पे बोल रहे हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर इसमें स्ट्राइक करने वाला है। और पोटेंशियल एनर्जी, वो तो चार्ज मर्ज कर गया तो फिर जीरो। ये अट्रैक्शन के लिए है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, भी नो दैट। तो अपन कहेंगे कंजर्वेशन फॉलो कर लो, तो अपन कहेंगे इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, कंजर्वेशन फॉलो हो गया। हम तो वही तो किया अपन ने। ठीक है भाई, तो अगर वही किया तो हमने चेक कर लिया कि भाई यहां पर जितनी एनर्जी थी यहां पर कितनी होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और यही किया हमने। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो अपन फिजिक्स में करते हैं कि भाई चार्ज हमेशा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या था, चार्ज पार्टिकल था जो कि वेव के फॉर्म में आ रहा था स्ट्रेट पाथ, हमने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो मैं इधर चार्ज ऑफ द पार्टिकल लिख सकता हूं ना, तो देयरफॉर फॉर इलेक्ट्रॉन half mv square will be equal to E into V, where m is the mass of particle, that is electron, is mass of electron। मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूं, V is velocity of particle,
ठीक है ना, कैपिटल V जो होगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ये लिख सकते हैं, और E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1.602 10 की पावर -19 वो अपन को पता है कूलम्स। ठीक है भाई, तो इक्वेशन अपन को पता चल गया। पता, अब इसमें अपन को देख के ये पता चल गया कि जितना ज्यादा अपन यहाँ पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ना, अभी आपने ऐसे लिखा था कि जितना ज्यादा आप यहाँ पोटेंशियल अप्लाई करोगे ना वोल्ट में, उतना ही ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन इससे इसकी तरफ आएगा। जितना ज्यादा आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना ही स्पीड से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। व्हाट इज सो, ये लिखा तो, ये तो कांस्टेंट हो जाए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इससे इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, दे आर प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के फॉर्म। ठीक है, तो आप तो उसको लिख के बता रहे हो इक्वेशन के फॉर्म में चले। अब अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई, आपने ये बताया, मुझे डी ब्रोगली ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जब भी ऐसे ट्रेवल करेगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसका फिक्स्ड पाथ होगा लेकिन इन फॉर्म ऑफ वेव्स होगा, फिक्स्ड पाथ होगा लेकिन इन फॉर्म ऑफ वेव्स होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ठीक है, फ्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली इक्वेशन, नाउ आई विल राइट दैट फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन व्हाट वी गेट, डी ब्रोगली इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, लिख सकते हैं ना, या फिर मैं लिख सकता हूं लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एम स्क्वायर वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। वन बाय टू इंटू एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू एम इंटू 1/2। मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया, एक एम को मैं उधर ले गया, राइट ना, एक एम को अपन उधर ले गए। वाई, बिकॉज मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना था, काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करना था अपन को, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब है मैं ऐसे बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू एच स्क्वायर अपॉन एम लैम्डा स्क्वायर। होगा ना, तो अपन बोल सकते हैं भाई कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो मास ज्यादा रहा होगा या वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा। वेलोसिटी और वेवलेंथ को आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, वो तो मुझे पहले ही पता था, आप वहां से क्यों बता रहे हो, राइट ना, वेलोसिटी और वेवलेंथ को तो मुझे पहले से ही पता था कि ऐसे होगा। तो आई कैन राइट दैट वेवलेंथ द लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 1/2, पहले 1/2 लिख लेता हूं, 1/2 इंटू एच स्क्वायर अपॉन, दैट इज मैंने लैम्डा को उधर लेके जाना है तो 2m काइनेटिक एनर्जी, ये मिल जाएगा। ऐसे बता सकते, ये इस इक्वेशन से अपन बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको डायरेक्टली अगर लैम्डा लिखना है मुझे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, ये लो लैम्डा लिख देते हैं अपन, इसको हटा लेते हैं। ये वाला पार्ट तो आपने सिर्फ मुझे ये एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि भाई कैसे अपन पार्टिकल और वेव कैरेक्टर दोनों बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट वी गेट इज दैट इज h अपॉन, मैंने रूट ले लिया है ऑन टेकिंग रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, एक तो ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है, और दूसरा मैं ये लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m e इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा ये लिख सकता
मैंने काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख लिया, E इंटू वी, ये इक्वेशन लिख सकते हैं। सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है E इंटू वी, ये लिखा ना, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू वी, ये लिखा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू वी, बट वो E विल बी द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर अपन इस इक्वेशन में देखेंगे ना, ये इक्वेशन में, तो 2 इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, E इज कांस्टेंट, H इज कांस्टेंट। तो इन इक्वेशन से मैं ये बता सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतना कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही कम वेवलेंथ होगा, और काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, जैसे अपन ने अभी डायग्राम बनाया। ठीक है, तो वी गॉट इट। समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल, अपन को दो काइनेटिक एनर्जी गिवन है और अपन से पूछा बताओ वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, बता दें। ये इक्वेशन है ना काइनेटिक एनर्जी, H कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, इतने सारे अगर कांस्टेंट है तो कोई न्यूमेरिकल डाटा डाल के बता दो ना इक्वेशन क्या होगा। फ्रॉम इक्वेशन 3, by substituting constants। अब H का वैल्यू अपन को पता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, M is mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31, E is charge of electron 1.602 into 10 की power minus 19 coulombs, है ना, ये है अपने पास। और अगर अपन इनको सब्स्टिट्यूट कर दें तो व्हाट वी कैन गेट इज, ठीक है, we get lambda, that is wavelength of electron, will be equal to 12.26 divided by root of potential difference multiply by, that will be Armstrong। E अपने पास आ जाएगा, बट ये वेवलेंथ किस में आएगा, Armstrong यूनिट में। वेवलेंथ किस में आएगा, Armstrong। ठीक है ना, वेवलेंथ किस में आएगा, Armstrong यूनिट में आएगा। और सिमिलरली if I write for suppose other particles के लिए, for proton, तो lambda for proton will be equal to, that is 0.286 divided by a root of potential difference in Armstrong unit। अगर हम प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। व्हाई इट इज सो, ये डिफरेंट वैल्यू क्यों आ गया, क्योंकि प्रोटॉन का मास अलग होगा ना, इलेक्ट्रॉन का मास तो ये था, प्रोटॉन का मास तो अपन को 1.67 टू 10 की पावर माइनस 27 लेना पड़ेगा, तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस मच। Even for alpha particle we can write lambda for alpha particle will be equal to 0.101। अल्फा पार्टिकल में अपन को अल्फा पार्टिकल का यूनिट लेना पड़ेगा, वो मास लेना पड़ेगा, सो उसका मास चेंज होगा तो वी हैव टू राइट लाइक दिस फॉर अल्फा पार्टिकल। मतलब हम किसी भी पार्टिकल के लिए ये वैल्यूज से कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, बट देयर यूनिट्स आर एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब इसमें अपन को एक बात हो सकता है कि कभी मुझे मान लो ऐसे गिवन है, कभी मुझे मान लो ऐसे गिवन है, ऐसे ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट एंड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो अगर मान लो मुझे V का वैल्यू ऐसे गिवन है, if given V is equal to 2 electron volt, then substitute V is equal to 2। if given V equal to 2 volt, then substitute V is equal to 2। तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था,
था ना डिफरेंस, आपने बताया ना पहले, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, यही तो डिफरेंस बताया था आपने। जब आप मुझे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो आप एनर्जी लिखोगे, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। V इक्वल टू, और जब आप मुझे 2 वोल्ट दोगे तो आप वहां पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में गिवन होगा। और जब आप क्या गिवन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म। We are able to कैलकुलेट करके उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन में ना इस बात को, आप मुझे एनर्जी दोगे तब भी मैं वही वैल्यू लिखूंगा, क्योंकि एनर्जी के लिए आप 2 का क्या लिखोगे, यूनिट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वही है एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इट यू आर टॉकिंग अबाउट। जैसे आपने कहा आयनाइजेशन एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होगा, लेकिन अगर आप उसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखोगे तो वैल्यू विल रिमेन सेम, बट इट्स द वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, बट द यूनिट विल बी डिफरेंट। आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल, किलो, लाइक दैट दे विल बी देयर। और लेकिन अगर वोल्ट्स, वो वोल्ट्स में गिवन होगा आपने लिए तो विल राइट लाइक दैट, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, विल से दैट कि भाई वैसे अपन वैल्यूज वैसे ही सब्स्टिट्यूट करके और अपन कैलकुलेट करके बता देंगे, ठीक है ना। सो वी गेट लाइक दैट। अब इसमें अपन को क्वेश्चंस पूछेंगे तो अपन क्वेश्चन बता देंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह सबके लिए क्वेश्चन बता सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन, लिखो, एक क्वेश्चन बोलता हूं मैं, आप एक क्वेश्चन लिखो। Calculate the wavelength of electron. Calculate the wavelength of electron. Calculate the wavelength of electron moving with the kinetic energy of moving with the kinetic energy of 4 electron volt. Moving with the kinetic energy of 4 electron volt. Moving with the kinetic energy of 4 electron. सिक्स 6.13। ठीक है, अपन को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना था, विल गेट द आंसर। ठीक है, सबसे आया 6.13, अपन को यहाँ पर सिर्फ 4 सब्स्टिट्यूट करना था, वी गॉट रूट ऑफ 4 2 से डिवाइड करके अपन ने आंसर बता दिया। उस टाइप के कैलकुलेशंस होंगे, आपको बस डायरेक्टली अगर याद है तब तो बड़ा इजी होगा, और इस टाइप के इक्वेशन अपन को यूज कर सकते हैं और अपन को बता सकते हैं। समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल, अपन से कहें कि भाई आप ना वेवलेंथ का रेशियो बता दो जब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो गिवन है, मतलब लैम्डा 1 मुझे गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इसकी सपोज करते हैं 5, या K1 इलेक्ट्रॉन KE1 है, और जब लैम्डा 2 हुआ तो KE2 बिकम्स दैट इज 3 टाइम्स ऑफ KE1। ये आपको लिखना आना चाहिए, वो ऐसे, क्योंकि वर्ड्स में लिखा होगा तो वो लिखा होगा 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स। ठीक है, तो बताओ वेवलेंथ का रेशियो कितना होगा। ठीक है, वी गॉट दैट। भाई मैं सब्स्टिट्यूट करके बाकी कैलकुलेशन के बारे में नहीं सोचना है, हमें इक्वेट करके रेशियो लेके बता देना, उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो बिल्कुल फोकस करके रखना है सबने हमको क्या बताया। अब अपन क्या करेंगे, अगर मान लो जैसे अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था ना, नोट में मैंने लिखा, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, ये वैल्यूज अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, बस वो एनर्जी या फिर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट लिखा होगा, वो आपको चेक करना है। एनर्जी लिखा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होगी वो वैल्यू, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है तो वोल्ट में गिवन होगा, उसमें अपन को कोई डाउट नहीं, हमें मैग्नीट्यूड वही रखना है। तो एक तो मैंने ये बता दिया। दूसरा पार्ट ये, जैसे इसमें अपन को गिवन होगा कि भाई मान लो इफ
a electron is moving with kinetic energy of 3 electron volt and the potential difference applied on this electron is सपोज कर रहे थे अपन कि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने, देन द टोटल kinetic energy of electron becomes, or potential difference becomes, kinetic energy becomes, that is 3 plus 6 electron volt, or potential difference is 3 plus 6 वोल्ट। मतलब इसमें अपन क्या करेंगे, इसने अपन को क्या कहा क्वेश्चन में, मैं पहले आपको समझा देता हूं। अपन ने ना ऐसे एक इलेक्ट्रॉन को वो अपन से ये कह रहा है कि अपने यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई किया, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है, यहाँ पर कैथोड है, यहाँ पर एनोड है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां की तरफ मूव कर रहा था, कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इतना एनर्जी से वो मूव कर रहा था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। मैंने क्या किया, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अपन ने 6 वोल्ट का पोटेंशियल और लगा दिया, मतलब इतना बैटरी से और दे दिया। तो फिर ठीक है भाई, ये पहले से काइनेटिक एनर्जी 3 से मूव कर रहा था, यहां पर मैंने 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इसका मतलब है यहां से इसको 6 वोल्ट और मिलेगा, या अपन कहेंगे 6 वोल्ट पोटेंशियल से ये अट्रैक्ट होगा। मतलब पहले से इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और पोटेंशियल 6 लगाने का मतलब है कि मैं इसको 6 वोल्ट से पुल कर रहा हूं इस तरफ। तो टोटल कितनी हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी? भाई जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे तो वोल्ट बता दोगे, उसी को एनर्जी के फॉर्म में बोलोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलोगे। तो टोटल कितना हो गया काइनेटिक में? आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूव कर रहा था और मैंने उसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लगा दिया, इसका मतलब है आपने इसको इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और पुल किया। जब आप इसे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पुल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये और स्पीड से आएगा। तो टोटल कितने एनर्जी से ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर इसका वेवलेंथ कितना होगा? तो ठीक है, मैं यहां पर 9 लिख लेता हूं, इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैं बता देता हूं कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफॉर द टोटल पोटेंशियल इज 9 वोल्ट। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 12.623 ना, 12.23 डिवाइडेड बाय 12.26 डिवाइडेड बाय कितना, रूट ऑफ 9 लिखूंगा मैं। दैट विल बी द वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, जो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और हमने उस पर कितना पोटेंशियल और अप्लाई कर दिया सो दैट कि उसका स्पीड बढ़ गया। तो फिर आप क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। हमने एक एप्लीकेशन में क्या सीखा है इसमें, एक तो कि मूविंग इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे व्हेन इट इज मूविंग एज अ पार्टिकल। ये इक्वेशन हमने लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी से कैलकुलेट कर लिया था, दोनों तरफ स्क्वायर करके रीअरेंज करके 1/2 से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट द आंसर। काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, यस, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हमने उसे चार्ज पार्टिकल जैसे कैलकुलेट किया, जो अपन यहां पर बोल रहे हैं, हियर इट इज अ चार्ज पार्टिकल। फिर हमने कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट करके, अगर हमें डायरेक्टली इक्वेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, 12 एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए अपन को, क्योंकि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल शायद ना पूछें अपन से, लेकिन ये तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरी बात तो हमने एप्लीकेशन पढ़ा कि भाई इसमें V का वैल्यू क्या होगा, तो आप V को आप वोल्ट में दो तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे होगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दोगे इसका मतलब आप एनर्जी दे रहे हो, तो हमारे लिए दोनों में मैग्नीट्यूड तो एक जैसा ही होगा। दूसरी बात, अगर कोई मूविंग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल, और उसको आप पोटेंशियल भी अप्लाई करोगे तो टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ द टू एनर्जी। Other application is
कि अगर इलेक्ट्रॉन शेल में मूव कर रहा है तो किसी भी शेल में कितना वेवलेंथ बनाएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एक शेल में इलेक्ट्रॉन को मूव करना है तो किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन के कितने वेवलेंथ होंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन में भी चलो भाई चेक करते हैं अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन अपना क्या होगा। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन अपन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एप्लीकेशन नंबर 2, सेकेंड एप्लीकेशन अपना टू कैलकुलेट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने वेवलेंथ बनाएगा वो देखना है भाई, वो कैलकुलेट करना है मुझे। वो थोड़ा अच्छे से अपन वेवलेंथ बना भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन को तो ये पता है कि भाई वेवलेंथ बनाने हैं तो भी होना है, ऐसे वेवलेंथ बना लेना। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई, नंबर ऑफ वेवलेंथ तो अपन ऐसे लिखते हैं, लेट द वन वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, लिख लेता है लेंथ ऑफ वन वेवलेंथ, एंड n wavelength n dash wavelength are formed by, ये length of one wavelength है, are formed by electron in a shell, are formed by the electron in a shell। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपन लिखेंगे लैम्डा तो एक वेवलेंथ है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा भाई एक वेवलेंथ, और एक शेल में नंबर ऑफ वेवलेंथ आपने कितने बनाए n डैश, तो मैं n डैश वेवलेंथ लिख लेता हूं। तो n डैश इज नंबर ऑफ वेवलेंथ और एक वेवलेंथ लैम्डा लिया आपने, तो हमने लिख लिया। एंड दिस डिस्टेंस n dash into lambda should be equal to total distance, और टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा ना। तो अपन लिख लेते हैं भाई n dash lambda will be equal to 2 pi r, ये हो जाएगा अपने। फिर तो मैं इससे ऐसे भी लिख सकता हूं, n dash lambda will be equal to 2 pi r को मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना। अपन r को क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर अपन वो लिख सकते हैं, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई लैम्डा इज वन वेवलेंथ एंड इट इज अ पार्टिकल, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मतलब इस इक्वेशन से अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि अपन ने क्या किया इसमें। लैम्डा इज वन वेवलेंथ, एन डैश इज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, एंड दैट शुड बी इक्वल टू टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज शेल। तो ठीक है भाई, इसको रीअरेंज करते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये इक्वेशन याद आया कुछ, ये क्या है, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम। सेकेंड शेल बनने, सेकेंड बोर पोस्टुलेट अपन ने जो लिखा था वो है। अगर मैं इस इक्वेशन को, है ना, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर, जो उसने अपन को क्या बताया था, दैट इज कितना होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये अपन को बताया था उसने। अगर मैं इससे कंपेयर कर दूं इसको, वी गेट, क्या मिलेगा अपन को, वी गेट, इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो आई गॉट एन डैश इज इक्वल टू एन, ये मिल जाएगा मुझे।
लेकिन इसमें तो n तो नंबर फॉर द शेल होता है। किसी भी शेल का एंगुलर मोमेंटम है h। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट इज n। ऑर्बिट मतलब वो शेल होगा। जबकि यहां पर n डैश तो आपने क्या लिया था, वेवलेंथ। n डैश इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ, is the number of wavelength, the number of wavelength formed by the electron in a shell। मतलब ये हुआ कि किसी भी शेल में उतने ही वेवलेंथ बनेंगे जो उस शेल का नंबर होगा। दिस इज नंबर ऑफ वेवलेंथ, दिस इज नंबर फॉर द शेल। मतलब अगर n का वैल्यू 1 है तो वेवलेंथ भी एक ही बनेगा, अगर n का वैल्यू 2 है तो वेवलेंथ भी 2 ही बनेंगे। सो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स in any shell will be equal to number for the shell। Number of wavelength in any shell will be equal to number for the shell। ठीक है, फिर तो मुझे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, आप बता दो कौन किस शेल की बात कर रहे हो, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं कितने वेवलेंथ होंगे। प्रूफ करके दिखाया आपने। ठीक है भाई, एक तो ये बात हो गया हमारे पास है। दिस इज इक्वेशन 3 फॉर ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे मैं बता रहा था आपको, अपन को एक बार पता है n डैश इज इक्वल टू n, जो नंबर फॉर द शेल होगा वही n डैश का वैल्यू होगा, ये अपन ने प्रूव कर लिया। n डैश लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई r। r क्या है, रेडियस। तो अपन इसको ऐसे करते हैं, n डैश लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई, r क्या होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z। ये वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आएगा एंगस्ट्रॉम यूनिट में। मैं ये वाला n नंबर फॉर द शेल और नंबर ऑफ वेवलेंथ किसी भी शेल के लिए इक्वल होते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लेमडा विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू, इसको अपन a नॉट लिख लेते हैं, ये वैल्यू a नॉट। एक n तो मैं कैंसिल करने वाला, तो मेरे पास एक ही n बचा और z। मैं किसी भी एटम में, क्योंकि किसी भी एटम के लिए क्या z का वैल्यू डिफरेंट होगा, किसी भी एटम में किसी भी शेल में कितने वेवलेंथ बनेंगे या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन वेवलेंथ, मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूं। किसी भी एटम में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि z डिफरेंट होगा डिफरेंट एटम के लिए। किसी भी शेल को इसलिए बोल रहा हूं वहां पर n का वैल्यू है, n इज नंबर फॉर द शेल। किसी भी एटम में किसी भी शेल में, बिकॉज बाकी सारा पार्ट ये कांस्टेंट है, वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा, आई एम एबल टू कैलकुलेट। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि हीलियम के सेकंड शेल में बताओ कितना वेवलेंथ बनता है, कितने नहीं, कितने पूछोगे तो बता दूंगा, फिर तो वो नंबर फॉर द शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेवलेंथ। मैं एक वेवलेंथ की बात कर रहा हूं। हीलियम के थर्ड शेल में वेवलेंथ क्या होगा, अच्छा हीलियम मतलब z का वैल्यू 2, थर्ड शेल में मतलब n का वैल्यू 3, और बाकी कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट करके लैम्डा बता दूंगा एंगस्ट्रॉम। तो एक वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते भाई। कितने वेवलेंथ बनेंगे किसी भी शेल में, वो तो आपने सीधा सीधा प्रूव करके बता दिया। शेल का नंबर बताओ, मैं नंबर ऑफ वेवलेंथ बता देता हूं। लेकिन एक वेवलेंथ कितना होगा शेल में, एक वेवलेंथ का वैल्यू कितना होगा किसी भी एटम में किसी भी शेल में, कैसे कैलकुलेट करें, फिर इसी इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहां तो आपने बताई है मुझे कि भाई सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेल के बराबर हो गई। That is about the डी ब्रॉगली। ये अपन को डी ब्रॉगली इक्वेशन में पढ़ना होता है। तो एक तो डी ब्रॉगली इक्वेशन में आप इस इक्वेशन को याद रखो, एक ये इक्वेशन हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 मिनट का काम है। अपन को पता है कि ये इक्वेशन याद है तो अपन ये बना सकते हैं अपने आप, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशन अपन याद नहीं रख पाते। ये तो याद रहेगा ना अपन को कि अच्छा एक वेवलेंथ लैम्डा है एंड दिस इज नंबर ऑफ वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू टोटल सर्कमफ्रेंस। फिर प्रीवियस क्वेश्चन में हाफ एमवी स्क्वायर से आप लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एमवी लिखा था ना प्रीवियस एप्लीकेशन में, तो आप लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एमवी को स्क्वायर करके 1/2 से मल्टीप्लाई करके एक दो बार आप प्रैक्टिस करो उसको
क्योंकि उस इक्वेशन से अपन काफी सारे इक्वेशन बना पा रहे हैं। आप उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो ये आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन, राइट। तो ये आप सॉल्व करके अब इसमें आप जो मैंने आपको शीट दिया हुआ है उस शीट से आप कुछ कैलकुलेशन एक्सरसाइज 2 से करोगे, क्योंकि अभी अपन एक्सरसाइज 1 में थोड़ा पार्ट और बचा हुआ है अपना, जिससे अपन को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा होमवर्क एक्सरसाइज 2 से दे देता हूँ, तो आप एक्सरसाइज 2 को निकालो, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। एक्सरसाइज 2 में अपन क्या करेंगे, मैं थोड़ा होमवर्क लिख देता हूँ भाई, क्या करना है आपका होमवर्क में। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। मैंने आपको पहले ही कहा था होमवर्क में बहुत ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन जो भी होमवर्क दूंगा वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 आपको सबमिट करना होगा, होमवर्क सॉल्व करके सबमिट करना होगा। मैं आपको मेल आईडी दूंगा, आप उसमें अपना फोटो क्लिक करो, अपना फोल्डर बनाओ और आप उस मेल आईडी में डाल दो, मैं उसको चेक करवा लूंगा और सारे सबमिट करके फिर मैं उसे चेक करूंगा। तो एक्सरसाइज 1 को आप एक कॉपी में सॉल्व करना पूरा, सारे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 मैं सबमिट करूंगा, तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 1 to 15 क्वेश्चंस, ये आपका होमवर्क है फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास इज दिस, ये आपको होमवर्क करना है, और 1 to 15 क्वेश्चन सबको ट्राई करने हैं, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाया, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आपको सॉल्व करना। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है ना, तब उसको सबमिट करना होता है, क्योंकि बाकी सेक्शंस भी होते हैं ना, सारे सेक्शंस में एक साथ सबमिट करना। तो आप जैसे जैसे अपना सिलेबस होता जाए आप उसको सॉल्व करते जाओ एक जगह, मैं उसको समझ। सर अभी पूरा सेक्शन नहीं पढ़ा है ना? नहीं, अभी पूरे सारे सेक्शंस नहीं हुआ है, ओके ठीक है ना। जैसे ही कंप्लीट होता है अपना चैप्टर, यू हैव टू इमीडिएटली यू हैव टू सबमिट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सर, आज का होमवर्क बस यही है? बस ये 15 क्वेश्चन करने हैं ना बेटा, अगर आप ओके 15 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो ना, तो आज तक अपन ने जितना पढ़ा ना वो भी आपको अच्छे से आएगा, ओके सर। ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर आप अपने डाउट्स के साथ, और मैं नेक्स्ट आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, ओके, वेलकम एवरीबॉडी।